हमें कि किस तरह से काम करने हैं, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो एक छोटी सी कहानी है, तो मुझे लगता है कि वो कहानी आप सुनेंगे और आपको समझ में आ जाएगी। तो कहानी इस तरह से है, जापान का एक छोटा सा राज्य है। उस छोटे राज्य में, जैसे कि प्राचीन समय में होता क्या था, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उसमें राजा शासन किया करते थे। तो वैसे ही एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य में एक राजा राज्य करते हैं। पूरा राज्य खुशहाली से भरा हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि जापान की जो संस्कृति है और जापान के जो लोग हैं, उनमें सबसे पहली जो भावना होती है वो राष्ट्र की भावना होती है। तो राजा अपने पूरे राज्य को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे थे, खुशहाली थी राज्य में। और आपको पता है कि कभी कभी जो प्रकृति की मार है वो कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित जरूर करती है। तो ऐसे ही उस राज्य में एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ा तो जो अनाज होता है जिससे हमारा जीवन चलता है, जिसको हम खाते हैं और अपना जीवन जीते हैं, तो बहुत समय तक वहाँ सूखा पड़ने की वजह से वहाँ किसानी नहीं हो पाई थी, यानी कि फसल इत्यादि पैदा होना कम हो गया। अब जनसंख्या भाई जो की त्यों है और अनाज की कमी पड़ने लगी। जब अनाज की कमी पड़ने लगी तो राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है पूरी कैबिनेट की जो पूरा जो समूह है उनको यहाँ पे बुलाया जाए, बैठक की जाए कैबिनेट मंत्रियों की, और उनसे सलाह मशवरा लिया जाए। वहाँ बैठाया गया, बुलाया गया सबको, और सबने अपनी अपनी राय रखी। और राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि ये शायद जो राय आप रख रहे हैं मेरे ख्याल से सही साबित नहीं होती। तो जो वहाँ के शिक्षाविद थे, जो विद्वान लोग थे, उनको भी बुलाया गया, सबने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति थे और जिनका कहना था, और जैसे कि आपको पता है कि जो जापान में जो सबसे ज़्यादा उम्र के लोग जो होते हैं वो जापान में होते हैं, यानी कि उम्र बहुत ज़्यादा पाने वाले जो लोग हैं वो जापान में ऐसा माना जाता है कि होते हैं। तो वहाँ पे जो बुजुर्गों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो एक का ये हुआ कि भाई अपनी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो यंग लोग हैं और जो बच्चे हैं, उनको क्या करना है, बचाना है। अब जो बूढ़े हो चुके हैं तो उनको तो एक ना एक दिन जो है, एक कड़वी बात है, लेकिन एक ना एक दिन उनको क्या होना है, चले जाना है। तो उनको सलाह दी गई कि जो एक सामने जो पहाड़ है बहुत बड़ा, उस पहाड़ पे इन लोगों को छोड़ दिया जाए जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जो लोग हैं उनकी संख्या कम होगी और जो सीमित हमारे पास अनाज है उससे लोगों का चल सकता है। और दूसरा फायदा ये होगा, जो जंगली जानवर है उनका पेट भर जाएगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्या करा, राजा से कहा। तो राजा ने कहा ठीक है, चलो ऐसा ही किया जाए। तो सब लोग दुखी मन तो था, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वही हमको एक राह दिखा सकते हैं, और वही बुजुर्ग राह दिखाने वाले हैं इस कहानी में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सब जो थे अपने अपने, कोई अपनी माता जी को, कोई अपने दादाजी को, कोई पिताजी को, सब लेके जा रहे हैं। मन भरा हुआ है सबका। और उसी राज्य में एक बच्चा भी है और उसकी एक बूढ़ी माँ है, ठीक है। तो वो उसको लेकर जो है पहाड़ की ओर जा रहे हैं। तो उसने जो बालक है, माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी है तो चल नहीं पा रही है, पहाड़ वाला रास्ता है। तो उस बालक ने क्या काम करा, अपनी माँ को अपनी पीठ पर बैठाया और कहा चलो माँ तुम मेरी पीठ पे बैठो और तुमको परेशानी नहीं होगी। तो पीठ में बैठा कर ऊपर को ले जा रहे थे पहाड़ पर। जब पहाड़ पर ले जा रहे थे तो जो माँ थी वो क्या कर रही थी, जो झाड़ियाँ आ रही थी उन झाड़ियों को क्या कर रही थी, तोड़ रही थी और रास्ते में डालती जा रही थी, तोड़ रही थी और रास्ते में डालती जा रही थी। अब वो बच्चे ने नोटिस किया और कहा, जब वो लास्ट ऊपर पहुंचे तो माँ को जब उन्होंने उतारा तो उसने माँ से जब सवाल किया, माँ जब आप मेरी पीठ पर बैठी थी
तो आप जो झाड़ी थी वो झाड़ी की टहनी तोड़ तोड़ के रास्ते में डाल रही थी, ऐसा क्यों कर रही थी? तो माँ ने कहा बेटा ठीक है, आप राजा का आदेश मानना जरूरी है, वो करना ही है, लेकिन मेरी उम्र पूरी हो चुकी है तो क्या है, मेरे बेटे का जीवन बचना चाहिए। और मैं इसलिए तोड़ के डाल रही थी कि मेरा जब बच्चा वापस अपने घर को जाएगा तो क्या होगा, रास्ता नहीं भटकेगा, और जो टहनी टूटी होगी उस टहनी टूटी हुई टहनी से जो है वो घर तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा सुनकर बेटा बहुत नर्वस हो जाता है, आंखें आंसू आने लगते हैं। तो वो डिसाइड कर लेता है कि माँ अब मैं तुमको यहाँ नहीं छोड़ूंगा, अब मैं आपको क्या करूँगा, घर ले जाऊँगा। तो माँ कितना जिद करती, नहीं बेटा राजा तुमको मार डालेगा, ये करेगा वो करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जो भी हो जाए, मरना है तो माँ आपके साथ मरना है, जीना है तो आपके साथ जीना है। तो वो अपनी माँ को पीठ पर बैठाकर रात के टाइम पर घर पहुंचता है और अपनी माँ को घर ले आता है। और राजा जो है निरीक्षण करने के लिए अपने सैनिक भेजते हैं, घर पे चेक करके आओ, कोई छोड़ के आए नहीं छोड़ के आए। सब लोग देख रहे थे, जा रहे थे। तो लड़के ने क्या काम करा, अपने घर पर ही एक अंडरग्राउंड क्या बना दिया, घर बना दिया, उसमें अपनी माँ को छिपा दिया कि माँ अंदर यहाँ छिपी रहेगी और सैनिक आएंगे देखते चले जाएंगे। ठीक है, समय बीतता है, जब दुख का समय होता है तो कभी ना कभी समय सुख का भी आता है। धीरे धीरे राज्य की जो खुशहाली थी वो बहाल होने लगी, पूरा राज्य जो है अनाज इत्यादि से पैदा होने लगा, पहले जैसा राज्य हो गया। अब राजा ने क्या काम करा, अपने राज्य में इस खुशी जो खुशहाली थी जो बहाल हुई, इसके लिए प्रतियोगिता का कार्यक्रम रख दिया कि भाई हमारे राज्य में प्रतियोगिता होनी चाहिए, और प्रतियोगिता ऐसी होनी चाहिए। अब प्रतियोगिता का दूर दृष्टिकोण क्या था, यही था कि जो हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, है ना, उनको देखा जाए, उनको परखा जाए, ताकि आगे की जो समस्या आने आएंगी उनसे हम क्या कर सकें, सामना कर सकें। तो प्रतियोगिता रखी गई, और प्रतियोगिता में राजा ने कहा कि भाई राख से रस्सी बनानी है, राख से क्या बनानी है, रस्सी बनानी है, कोई ऐसा करके दिखा देगा। तो पूरे जो लोग बैठे थे वहाँ हड़कंप मच गया, सीधे राख से रस्सी कैसे बनेगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो बेटा जो था वो अपनी माँ के पास थोड़ा जाता है और माँ से पूछता है, माँ जो राजा ने वहाँ पर प्रतियोगिता में एक सवाल रखा है उसको करना है। तो माँ से कहता, माँ बताओ क्या होगा इसका। माँ ने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, इसको हम कर सकते हैं। उन्हें कैसे, तुम एक काम करो, इस रस्सी को ले जाओ और राजा के सामने क्या करोगे, जला दे, और जब जल जाएगी तो रस्सी ज्यों की त्यों रहेगी, रस्सी का जो आकार है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो वो ले जाता है और राजा के सामने वो करके दिखा देता है, और तो राजा बड़े खुश हो जाते हैं उस लड़के से, जो उसके अंदर जो महानता थी, यानी कि जो ज्ञान था, उससे बहुत ज्यादा वो क्या हो गए, खुश हो गए। उसी में एक और आखिरी प्रतियोगिता थी, वो थी बिना ढोल को बजाना, यानी कि ढोल ऐसा हो कि वो बिना बजाए बजता रहे। फिर वो थोड़ा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है, तो माँ उसको बताती है, और फिर आके जो है वो करता है। अब वो करता क्या है, माँ ने बताया था कि एक कामकारी जो ढोल का जो एक वो होता है पूड़ा, उसको अलग से थोड़ा सा फाड़ो और एक मक्खी को क्या करो, इसके अंदर डाल दो और उसको बंद कर दो, और जब मक्खी उड़ेगी तो क्या होगी, वो जब उसके पूड़े से टकराएगी तो क्या होगा, आवाज आएगी। क्या होगा, आवाज आएगी। तो वैसे ही उसने किया और जाकर राजा को दिखाया, और राजा बड़ा खुश होता है उसकी बात को, बहुत खुश होता है। तो राजा उसको सम्मानित करता है, इनाम देता है और पूछता है, बेटा तुमने कहाँ से सीखा। तो राजा से कहता है, महाराज मुझे क्षमा करें इसके लिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप फिर मुझे कोई भी दंड क्यों ना दे दें। तो उन्होंने कहा, बोलो क्या है ऐसा। तो उन्होंने कहा, माँ जब राज्य में सूखा पड़ रहा था तो मैं अपनी माँ को वहाँ छोड़ गया, तो मैंने माँ से बहुत कुछ सीखा और मैं माँ को वापस ले आया, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर किया वो मैंने माँ के ज्ञान से ही किया। तो राजा इस बात को सुनकर बड़ा हैरान होता है और कहता है राजा कि काश जिस समय हमारा राज्य, हमारा देश इस सूखे से ग्रस्त था, तो क्यों ना हमने अपने जो बूढ़े, जो हमारे
जो पिताजी थे, दादाजी थे, क्यों ना उनसे हमने ज्ञान लिया था। शायद उस वक्त वो हमको कुछ ऐसी ट्रिक दे देते जिससे हम अपने राज्य को और जल्दी से उभार सकते थे। तो इस तरह से कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान बड़ा अद्भुत ज्ञान होता है। जैसे कि अभी आपके सामने हमारे बहुत से अतिथिगण हैं, उन्होंने यहाँ पर आपके सम्मुख अपने शुभाशीष वचन रखे, जिसको निस्संदेह हम लोगों ने इसको अपने जीवन में उतारना होगा, उनसे प्रेरणा लेनी होगी। तो इसी क्रम में अब आगे मैं